गुड डे फ्रेंड्स, दिस इज़ राहुल मुंशी और स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी में। और अभी हम लोग जो CAIIB का BFM का पार्ट्स को कवर कर रहे हैं। हम लोगों ने इस वीडियो से पहले जो भी वीडियोस बनाए हैं उसमें हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किए हैं, जैसे डायरेक्ट कोटेशंस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट कोटेशंस क्या होते हैं, वॉस्ट्रो अकाउंट, नॉस्ट्रो अकाउंट, इससे रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ को रेफ़र नहीं किए हैं तो आप प्लीज़ हमारा वो वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि उन वीडियोज़ को रेफ़र करने के बाद में ये जो न्यूमेरिकल्स आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं इसमें आपको ईजिली समझ में आएगा कि न्यूमेरिकल्स को कैसे बनाना है। मतलब ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगाना है और इजी वे में बनाना है, क्योंकि देखिए अगर आप एग्जाम में ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो ऐसा भी एग्जाम नहीं क्रैक होने जाना है। आपको एग्जाम में तुरंत में करना है, लेकिन वो तभी न्यूमेरिकल सॉल्व होगा तुरंत में जब उसका कंसेप्ट का आप क्लियर कर सकते हो। तो आप उन वीडियो, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उन वीडियोज़ को एक बार रेफर कर लीजिए, फिर आप इस न्यूमेरिकल में आइए, आपको और अच्छे से ये न्यूमेरिकल समझ में आएगा। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में केवल और केवल न्यूमेरिकल्स देखेंगे, अलग अलग टाइप का न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि कैसे उसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए आज का हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है ऑन 2 जनवरी का 2 तारीख को एक एक्सपोर्ट कस्टमर है आपके ब्रांच का एक एक्सपोर्टर है जो कस्टमर है आपका, टेंडर्स अ साइट एक्सपोर्ट बिल। मतलब सबसे पहला तो आपको यहां पे ये ध्यान रखना है कि जो बिल आ रहा है वो इंपोर्ट बिल है या एक्सपोर्ट बिल है, क्योंकि उन दोनों पे डिपेंड करना है कि आपको बाइंग रेट लगाना है या आपको सेलिंग रेट लगाना है। ठीक है, तो अभी देख रहा है यहां पर एक पहला पॉइंट क्या है कि 2 जनवरी है, प्लस क्या है कि एक एक्सपोर्टर कस्टमर है, उन्होंने एक साइट एक्सपोर्ट बिल टेंडर किया है। ठीक है, फॉर USD 1 लाख USD के लिए, 1 लाख US डॉलर के लिए एक एक्सपोर्ट बिल उन्होंने दी। मतलब कि देखिए अभी यहां से अपने को क्या समझ में आ रहा है कि कोई एक्सपोर्टर है, मतलब कि कोई एक्सपोर्टर अपना सामान को भेज चुका है, जिसको देना था वो दे चुका है। अब उस एक्सपोर्ट के अगेंस्ट में ये अपना बिल को सबमिट कर रहा है ताकि भाई जो पेमेंट उसका है उसको वो पेमेंट को रिटर्न कर दिया जाए, उसको पेमेंट को दे दिया जाए। ठीक है, आगे ये क्या अपने को पॉइंट दे रहा है, इंटर बैंक रेट जो यहां पर दिखा रहा है $1 इज इक्वल्स टू INR 62.20/22। इसका क्या मतलब होता है, हमने हमारे पहले के वीडियो में देखा है। जो 62.20 हो गया ये बाइंग रेट हो जाता है अगर डायरेक्ट कोटेशन चल रहा है तो, और 62.22 जो आ गया ये सेलिंग रेट हो गया है। ठीक है, तो यहां पर अपने को कहने का मतलब ये है कि डॉलर को जब बैंक खरीदेगा तो वो इस रेट में खरीदेगा 62.20, और बैंक जब उसको किसी कस्टमर को सेल करेगा तो 62.22 में उसको सेल करेगा। ठीक है, प्लस क्या है यहां पर मार्जिन दे रहा है, मार्जिन कितना है 0.15%। ठीक है, मार्जिन है 0.15%। आपको यहां पर सिंपली ये रेट कोट करने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन पूरा दिमाग में बैठा लीजिए कि क्वेश्चन है क्या। एक एक्सपोर्ट कस्टमर है, आपके बैंक में आता है, वो अपना एक्सपोर्ट जो उसको सामान करना था कर चुका है, अब फाइनली वो बिल लेकर के आ रहा है कि भाई ये रहा बिल, आप मेरा पेमेंट मेरे को दे दो। ठीक है, ये करना है। तो अभी देखिए जब एक्सपोर्ट कस्टमर रहता है इसका मतलब कि एक्सपोर्ट कस्टमर को आपको पेमेंट देना है। पेमेंट जो आपको मिलेगा, मतलब उस एक्सपोर्टर को जो पेमेंट मिलना है वो मिलेगा डॉलर के फॉर्म में आएगा जिसको भेजा है वहां से, लेकिन उसको चाहिए रुपये में। तो अगर रुपये में उसको चाहिए और उसको डॉलर में वहां से भेजा गया है तो बैंक क्या करेगा, बैंक इसको चेंज करेगा तब जाके इसको रुपये में देगा। तो बैंक अगर डॉलर को चेंज करेगा इसका मतलब कि बैंक उस डॉलर को बाई कर रहा है, क्योंकि बिना बाई किए हुए बैंक आपको देगा नहीं वो पैसा। बिना बाई किए हुए बैंक उस केस में ये डॉलर सीधे उसको देगा, उसका मतलब नहीं बनता, उसको चाहिए रुपया। तो बैंक इस डॉलर को बाई करेगा और इन रिटर्न उस कस्टमर को रुपया देगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पर बैंक उस डॉलर को बाई करने जा रहा है, तो अगर बाई करने जा रहा है तो बाइंग रेट लगेगा। और बाइंग रेट फिर इस दोनों में बाइंग रेट कौन सा हो रहा है, इस दोनों में बाइंग रेट अगर हमने हमारे पहले के वीडियो में भी देखा है कि अगर डायरेक्ट कोटेशन है, डायरेक्ट कोटेशन का केस में क्या होता है, बाई लो सेल हाई। ठीक है, और ये डायरेक्ट कोटेशन है क्योंकि यहां पर हमारा एक साइड में रुपया इन्वॉल्व, एक साइड में डॉलर इन्वॉल्व है। ठीक है, तो यहां पर बाई लो कौन सा हो गया, बाई लो हो गया ये। इसका मतलब कि हमें बाइंग रेट ये लगाना है 62.20। ठीक है, ये एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे पॉइंट आउट कीजिए, मैं फिर से इसको बनाऊंगा, मैं फिर से आपको समझाऊंगा, लेकिन कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर कीजिए। ठीक है, ये बाइंग रेट उसको लगाना है। अब क्या है, प्लस उसमें उसको मार्जिन भी लगाना। तो मैंने आपको कहा है कि बैंक हर हालत में प्रॉफिट कमाएगा, बैंक कोशिश करता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट कमाए। अगर बाइंग रेट उसको लगाना पड़ रहा है जो कम वाला रेट है तो उसको कोशिश करेगा कि और कम करे उसको। अगर मार्जिन है तो मार्जिन भी उससे माइनस कर देगा। और अगर वो सेलिंग वाला रेट लगा रहा है, सेलिंग वाला रेट उसको लगाना पड़ रहा है और उसमें मार्जिन है तो उसको प्लस करेगा वो। मतलब कि जहां पर वो माइनस कर रहा है उसको और माइनस करेगा, और जहां प्लस है उसको और प्लस करेगा। बैंक मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना चाहता है। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा
कि 62.20 हमारा रेट एप्लीकेबल होगा, प्लस हमको मार्जिन 1.5% उससे माइनस करना होगा। यहां पर देखते हैं, एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन मींस इनफ्लो ऑफ फॉरेक्स। जैसा मैंने आपको बताया कि एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन अगर हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि फॉरेक्स जो है वो आपके पास में आ रहा है और वहां पर अपने को बिल्स बाइंग रेट लगाना है, क्योंकि ये बाइंग रेट आप हो, लेकिन बैंक यहां पर एक्चुअली आप नहीं हो, ये बैंक के बिहाफ में आप सोच रहे हो कि बैंक को यहां पर क्या करना है, तो बैंक यहां पर उसको बाई करेगा और बाई करने के लिए बाइंग रेट लगाएगा, तो बिल्स बाइंग रेट यहां पर एप्लीकेबल हो जाएगा, इज टू बी अप्लाइड। यहां पर अपने को स्पॉट बाइंग रेट जैसा मैंने आपको बताया 62.20 है, स्पॉट बाइंग रेट यहां पर 62.20 आ गया। प्लस अपने को क्या है कि इससे मार्जिन उसको माइनस करना है। क्यों माइनस करना है, प्लस क्यों नहीं करना है? माइनस इसलिए करना है क्योंकि यहां बैंक मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना चाहेगा, तो इसी के लिए एक तो पहले ये लो वाला लिया है, ये बाई लो सेल हाई में बाइंग वाला रेट को लिया, उससे भी ये 0.15% को माइनस करेगा, ठीक है। तो ये इस टोटल अमाउंट का 0.15% हो जाता है, ये 0.00933, ठीक है। तो ये इससे माइनस होना है। तो अभी हमने देखा कि स्पॉट बाइंग रेट हो गया ये 62.20, उससे मार्जिन को माइनस कर दिया जा रहा है 0.0933, यहां माइनस हो गया। फाइनल रेट जो आपका आया है वो है 62.1067, ठीक है। ये आपका फाइनल रेट आया है, फाइनल रेट 62.1067। जैसे मैंने आपको लास्ट के वीडियो में बताया कि जब भी कभी आप फाइनल रेट निकालो तो फाइनल रेट आपका 25.25 के स्लैब में जाता है, या तो 0.00 होगा या 0.25 होगा या उसके मल्टीपल में होगा, तो 0.25 के बाद 0.50 होगा या 0.75 होगा। तो यहां पर अगर आप जब देखोगे कि इसका नियर बाई कौन सा है 67, अगर 67 का नियर बाई या तो 50 होगा या तो 20 या तो 75 होगा, तो अगर 50 के लिए मान के चलते, ठीक है। पॉइंट ये जो 67 है, आप समझ रहे हो कि मैं किसको रेफर कर रहा हूं, मैं इस वाले पॉइंट को रेफर कर रहा हूं, ये जो 67 है, ठीक है। अभी एक तरफ आपका 67 है, इसको आपको 25 का स्लैब में ले जाना है। अगर आप पीछे जाओगे तो आपको 50 मिलेगा, अगर आप आगे जाओगे तो आपको 75 मिलेगा, नियर बाई में जाना है। तो अगर आप पीछे आ रहे हो तो यहां पर आपको -17 करना पड़ रहा है, लेकिन अगर आप आगे जा रहे हो तो यहां पर आपको +8 करना पड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है आप इसमें नहीं आना चाहोगे, आप इसी में जाओगे। तो ये जो ये जो 1.1067 है, ये बन जाता है 0.1075। आप समझ रहे हो कॉन्सेप्ट को। इसी तरह से जब भी कभी आपका फाइनल फिगर आएगा, आप उसको 0.25 या उसके मल्टीपल में ले जाइए, नहीं तो फिर आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहां तक ही छोड़ दोगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। टू बी राउंडेड ऑफ टू 0.25 पैसे, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से मैं तुरंत आपको इसको ब्रीफ कर देता हूं। एक एक्सपोर्टर कस्टमर है जिसने एक एक्सपोर्ट बिल आपके बैंक को दिया है, ये 1 लाख USD का, 1 लाख $US का है। इंटर बैंक रेट यहां पर 62 रुपये 20 पैसे खरीदने का है, बाई करने का, और 62 रुपये 22 पैसे सेल करने का, बाई लो सेल हाई। मार्जिन इसमें 0.15% लगाना है। आपसे इसका रेट कोट करने के लिए कहा जा रहा है कि किस रेट में इसको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सपोर्ट कस्टमर है, इसका मतलब कि फॉरेक्स आपके पास आ रहा है, फॉरेक्स इनके पास आ रहा है, इसका मतलब कि बैंक उसको बाई करेगा तब जाके उसको रुपया देगा। तो बैंक अगर उसको बाई कर रहा है तो बाइंग रेट लग रहा है, तो यहां पर बाइंग रेट लग गया है। बाइंग रेट लगने के बाद में स्पॉट बाइंग रेट हो गया 62.20। उसके बाद में मार्जिन को इससे माइनस कर देना है, क्योंकि बैंक इसमें और प्रॉफिट लेना चाहेगा, तो मार्जिन भी इससे माइनस करके कस्टमर को देगा, तो माइनस इसको करना पड़ेगा 0.0933। वो माइनस करने के बाद में फाइनल रेट आ गया ये 62.1067। इसको राउंड फिगर करने के बाद में 62.1075 आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ये हमने देखा एक एक्सपोर्ट बिल जब टेंडर हो रहा है बैंक में, तो उसके केस में अपने को कैसे सॉल्व करना है। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर एक एक्सपोर्ट बिल से ही रिलेटेड है। 6 जनवरी को एक एक्सपोर्टर टेंडर करता है कि यूजांस बिल जैसा मैंने आपको बताया है कि इसमें कोई टाइम पीरियड दे दिया जाता है, चाहे 1 महीने के बाद, चाहे 60 डेज के बाद, चाहे 75 डेज के बाद आपको उसका पेमेंट करना होगा। यूजांस बिल कैसा होता है? साइड बिल का क्या होता है कि जब भी कभी उसका डॉक्यूमेंट आया, उसको जमा कर दिया गया, उस डॉक्यूमेंट को चेक कर लिया गया, उस टाइम पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ये यूजांस और साइड में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो एक एक्सपोर्टर है जिसने एक यूजांस बिल टेंडर किया है बैंक में। कितने का किया है? 2 लाख USD का, 2 लाख $US का किया है। ड्रॉन ऑन 90 डे साइट, यहां ध्यान दीजिएगा, 90 डे साइट पे उसको ड्रॉन किया जाएगा, 90 डे साइट। और उसका 90 डेज जब बीत जा रहा है तो वो किस दिन हो रहा है? वो हो रहा है 1 मई। यहां 6 जनवरी को वो दे रहा है, 90 डेज बीतने के बाद में ये 1 मई हो रहा है, इंक्लूडिंग 25 डेज NTP। NTP क्या होता है? मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया। NTP होता है नेचुरल ट्रांजिट पीरियड, मतलब कि ये एक नेचुरली माना जाता है कि डॉक्यूमेंट का ट्रांजिट पीरियड 25 डेज का लिया जाता है। मतलब ये जो 90 डे है इसमें 25 डेज ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है। यही तक अभी आपको समझना है। प्लस अभी क्या है कि कंप्यूट एप्लीकेबल रेट, यहां पर आपको बोल रहा है कंप्यूट एप्लीकेबल रेट इफ बैंक रेट इज, यहां पर बैंक रेट दे रहा है 61.60 बाई
प्लस 62 सेल, मतलब 61.60 बाइंग रेट हो गया और 61.62 सेलिंग रेट हो गया अगर डायरेक्ट कोटेशन हुआ तो, ठीक है। एंड एक्सचेंज मार्जिन यहां पर बता रहा है 0.15% है। एंड द प्रीमियम एज फॉलोज, देखिए प्रीमियम क्यों लग रहा है, क्योंकि यहां पर ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, 90 डेज आपको आगे का बात बता रहा है, इसका मतलब कि ये फॉरवर्ड है, और फॉरवर्ड अगर फॉरवर्ड कोई बिल है तो वहां पर प्रीमियम एप्लीकेबल होता है, ठीक है। या तो प्रीमियम होना या तो डिस्काउंट होना, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर उसका उस करेंसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो वो प्रीमियम पे चलेगा, और उस दोनों करेंसी में जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा वो डिस्काउंट पे चलता है। तो यहां पर प्रीमियम आपका एप्लीकेबल हो जा रहा है। यहां डॉलर है और रुपया है, तो डॉलर का जब बात कर रहे हैं तो रुपया के कंपेरिजन में डॉलर प्रीमियम पे रहेगा, तो यहां पर प्रीमियम को प्लस कर देना है अपने को। अभी हम लोग इस चीज को देखेंगे यहां पर। तो ये प्रीमियम आपको दे रहा है स्पॉट मार्च का 25/20/26, अप्रैल में 31/32 और मई में 38/39, ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चंस को देखते हैं आगे। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक्सपोर्ट बिल है, क्योंकि ये एक्सपोर्ट बिल है तो यहां पर फिर यहां पर बिल बाइंग रेट होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट है, मतलब जो सामान आपको भेजना था आपने भेज दिया है, अब आपको उसका पैसा मिलना है, पैसा मिलेगा तो वो डॉलर में मिलेगा, लेकिन आपको डॉलर में नहीं, आपको रुपये में चाहिए। तो डॉलर से रुपये में कन्वर्ट जब उसको बैंक करेगा तो वो डॉलर बैंक आपसे बाई करेगा, आपसे खरीदेगा, और अगर बैंक आपसे खरीद रहा है, उसको बाई कर रहा है, तो वो बाइंग रेट करेगा, क्योंकि बैंक कम से कम में आपसे खरीदना चाहेगा और ज्यादा से ज्यादा उसमें प्रॉफिट बनाना चाहेगा। तो इसमें जो बाइंग रेट है, जो कम वाला रेट है, वो है 61.60, तो ये रेट अपने को पकड़ के चलना है, ये हमारा बाइंग रेट हो जाएगा, विल बी अप्लाइड। बट सिंस द एक्सपोर्ट बिल इज यूसांस बिल, क्योंकि ये यूसांस बिल है और इसमें फॉरवर्ड रेट भी अप्लाई होना है, क्योंकि हमने देखा कि ये 90 डेज के बाद इसको पेमेंट करना, इसका एप्लीकेबल हो रहा है। तो क्योंकि ये फॉरवर्ड है तो ये इसके फॉरवर्ड रेट भी एप्लीकेबल होगा। एज पर फेडाई दिस इज अ फिक्स डिलीवरी डेट। अभी फेडाई के हिसाब से क्या है कि ये फिक्स, यहां पर डेट फिक्स कर दिया गया है कि आपको देखिए यहां पर जो हमने क्वेश्चन में देखा, ये क्वेश्चन में आपको दिखा रहा है ना कि यहां पर डेट आपका फर्स्ट में फिक्स कर दिया गया है। तो यहां क्वेश्चन, यहां सॉल्यूशन में भी यही आपको बताया जा रहा है कि डेट यहां पर आपका फिक्स कर दिया गया, ये फर्स्ट में होगा। देयरफॉर बैंक शुड पास ऑन प्रीमियम टू द एक्सपोर्टर ऑन 30 अप्रैल। देखिए अगर वो सपोज कीजिए फर्स्ट मे का जो उसका चार्जेस है उसको अगर एक्सेप्ट कर लेता है, तो मई में इसका 38.39 है, ठीक है। उसमें भी 38.39 को अगर अपने को पकड़ना है तो या तो 38 पकड़ना है या तो 39 पकड़ना है। तो अगर हम लोग देखिए, ये फेडाई का रूल क्या होता है कि जब भी कभी कोई ऐसा डेट दिया हुआ है, ये पूरा मंथ नहीं है, क्योंकि ये जो चार्ज दिया हुआ है ये मई का पूरा मंथ, मतलब मई का लास्ट तक में 31 तक का ये चार्जेस है, लेकिन ये तो फर्स्ट मई को ही इसको यूज कर ले रहा है, फर्स्ट मई तक ही उसका वो एप्लीकेबल है। तो उसके लिए फेडाई क्या बोलता है कि इस केस में आप इसका प्रीसीडिंग मंथ में जाइए, अगर ये मई है तो आप अप्रैल में जाइए, और अप्रैल का जो आपको चार्ज दिया हुआ है आपको वो लेना है। आप समझ रहे हो, ऐसा केसेस में जो मंथ आपको दिया हुआ है आपको उस मंथ का चार्ज नहीं लेना है, आपको उस मंथ का जो प्रीसीडिंग जो मंथ है उसका आपको रेट लेना है। तो मई का प्रीसीडिंग मंथ कौन सा हो गया, मई का प्रीसीडिंग मंथ हो गया अप्रैल, तो अपने को इस पर कंसीडर करना है, अपने को इसी से लेना है, या तो 31 होगा या तो 32 होगा, ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने जो देखा वो ये देखा, क्योंकि ये एक एक्सपोर्ट बिल है प्लस ये फॉरवर्ड है, तो अपने को एक्सपोर्ट बिल ये अपने को इसमें बैंक बाई करेगा तो बैंक में बाइंग रेट चार्जेस एप्लीकेबल हो जाएगा। एक्सपोर्ट है तो यहां पर प्रीमियम भी एप्लीकेबल होगा, प्लस ये मार्जिन दे दिया है 0.15%, ठीक है। अब हम लोग यहां पर आगे बढ़ते हैं। तो क्योंकि हमने यहां पर देखा कि ये एक स्पॉट बाइंग रेट यहां पर लगना है, तो बाइंग रेट इसका 61.60 दिया था, अगर 61.60 है तो आप इसका मतलब मान सकते हो कि इसका आगे 2 जीरो और लगा हुआ है, ठीक है। तो ये 61.6000 ये हो जाता है। इसमें मार्जिन अभी अपने को माइनस करना है, क्योंकि ये एक्सपोर्ट है, ये एक्सपोर्ट है। मैंने आपको बताया कि बैंक बाई लो सेल हाई का कॉन्सेप्ट में जाएगा डायरेक्ट कोटेशन में। जब बाई लो कर रहा है तो इसमें और लो होगा, और लो करने के लिए मार्जिन को आपको माइनस करना, क्योंकि अगर आप यहां मार्जिन को प्लस कर देते हैं तो ये अमाउंट तो आपस से प्लस हो जाएगा, तो ये अमाउंट बढ़ जाएगा, बढ़ाना नहीं है, बैंक को और प्रॉफिट कमाना है, तो मार्जिन को माइनस करेगा इससे। ये इसको मार्जिन को यहां माइनस कर दिया, मार्जिन को माइनस कर, यहां पर इसका मार्जिन है 0.15%, जिसका वैल्यू आता है 0.0924। अभी 61.6000 से जब इसको माइनस करता है तो हमारे पास आ रहा है 61.5076, ठीक है। अभी तक यहां पर बिल्कुल क्लियर है। अब आता है प्रीमियम का बात, ठीक है। अभी देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि प्रीमियम है, क्योंकि ये प्रीमियम है प्लस ये डॉलर और रुपये में है, तो जहां पर ये डॉलर और रुपये में आ रहा है प्लस ये डॉलर में इसको देना है, तो प्रीमियम यहां पर प्लस होगा, क्योंकि ये फॉरवर्ड बिल में चल रहा है इसलिए प्रीमियम एप्लीकेबल है। और जहां पर हमने देखा है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो यहां डॉलर और रुपये में है, तो यहां पर प्रीमियम का कॉन्सेप्ट जो आ रहा है ये प्रीमियम प्लस होगा, क्योंकि इसको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, प्रीमियम देना पड़ेगा। यही अगर डिस्काउंट में रहता तो ये चीज यहां पर माइनस हो जाता,
ठीक है। तो अभी जब यहां हमारा टोटल आया 61.5076, इससे अपने को प्रीमियम को प्लस कर देना है। तो जब इसको प्लस करेंगे तो ये टोटल हो जाएगा 61.8176, 61.8176। तो टोटल अभी जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ये जब भी आपका ये फिगर आए तो आप इसको 0.25 के मल्टीपल में ले जाओ। तो 61.8176 इसका जस्ट एक अगर हम लोग बिलो करते हैं, माइनस करते हैं, तो 61.8175 ये 0.25 का एप्लीकेबल में, सॉरी, मल्टीप्लिकेशन में आता है। तो ये हमारा पर यूएसडी एक रेट आ गया। ठीक है। अब यहां पर दूसरा बात जो समझने वाला है उसको बहुत ध्यान से समझिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रीमियम हम लोग पहले, प्रीमियम को हम लोग बाद में ही क्यों यहां पर अप्लाई किए और मार्जिन को पहले ही क्यों अप्लाई किए। प्रीमियम को भी हम लोग यहां पर पहले रख सकते थे और मार्जिन को बाद में रखते हैं, लेकिन मार्जिन को ही पहले क्यों रखें, प्रीमियम को पहले क्यों, प्रीमियम को बाद में क्यों रखें। समझने का कोशिश कीजिए। अब मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा और समझाता हूं। अभी सपोज कीजिए कि मार्जिन है जो अपने को माइनस करना है, प्रीमियम को अपने को ऐड करना है। ठीक है। और बैंक को उस केस में मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है। ठीक है। अभी सपोज कीजिए कि 100 रुपीज है बैंक के पास में। ठीक है। बैंक के पास में 100 रुपीज है, बैंक को इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है। 10 रुपीज का इसका प्रीमियम लगना है और 0.10 मतलब 0.10 आप उसको बोल सकते हैं, या फिर 10% उसको मार्जिन देना है। तो अगर ये बैंक को प्रॉफिट कमाना है इसमें, ठीक है। तो अगर सपोज कीजिए कि यहां पर अगर बैंक पहले अपने को मार्जिन को हटा देता है, 10% इसका मार्जिन है, तो 10% जब इसके मार्जिन को माइनस करता है 10%, तो वो 10 हट जाएगा, तो 90 बच जाएगा। ठीक है। अब 90 का अगर हम लोग 10% निकालते हैं, क्योंकि प्रीमियम 10% है, तो 9 रुपीज ये आ जाएगा। ये इसको ये एक रेट आ गया, ये कम हो गया। ठीक है। अब अगर सपोज कीजिए कि हम लोग ऐसा नहीं करके प्रीमियम को पहले लेते हैं, 100 रुपीज है, उसमें अभी हम लोग प्रीमियम को ऐड कर दिया, 10% प्रीमियम को ऐड कर दिए, तो 100 का 10% हो जाएगा 110। अब इसका 10% जो देना है वो अगर हम लोग उसको वापस करना है तो ये हो जाएगा 11। तो लास्ट वाले केस में हमने देखा 9, इस केस में हमने देखा 11। तो ये कम है, तो जाहिर सी बात है कि बैंक इसको पहले करेगा, क्योंकि इसमें बैंक को ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। इसी के लिए जब भी कभी कोई एक्सपोर्ट बिल होगा, एक्सपोर्ट, ध्यान दीजिएगा, एक्सपोर्ट बिल के केस में पहले वो मार्जिन को अप्लाई करेगा, मार्जिन को उससे माइनस कर लेगा, क्योंकि वो बाइंग रेट में चल रहा है। मार्जिन को माइनस करने के बाद उसमें प्रीमियम एप्लीकेबल करेगा। यही अगर इंपोर्ट बिल रहता, इंपोर्ट बिल के केस में क्या होगा कि इंपोर्ट बिल का देखिए, इंपोर्ट में क्या होता है, इंपोर्ट में होता है कि आपने कुछ माल खरीदा है, अब आपको उसका पेमेंट देना है। आप जब उसको पेमेंट दोगे तो आप बैंक को रुपया दोगे, बैंक उसको इन टर्न कन्वर्ट करके डॉलर में देगा। तो बैंक आपको वो सेल कर रहा है डॉलर, आपके बिहाफ में बैंक आपके पार्टी को पेमेंट कर रहा है, तो बैंक आपको डॉलर सेल कर रहा है, तो वो सेलिंग प्राइस लेगा, तो सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है। तो उस केस में क्या होगा कि बैंक आपसे मैक्सिमम वसूलना चाहेगा। तो अगर वो पहले ही अगर प्रीमियम को ऐड कर देता है, उसमें सेलिंग प्राइस हो गया है बैंक का 100 रुपीज, उसमें अगर पहले मार्जिन को अगर वो ऐड करता है उसके बाद प्रीमियम करता है, तो नहीं, उसको थोड़ा उसको बेनिफिट ज्यादा नहीं होगा। वो पहले ही प्रीमियम को ऐड कर देगा। मान लीजिए इसमें 10 रुपीज प्रीमियम है, तो 110 रुपया हो गया। अब इसमें अगर वो मार्जिन लेता है तो 11 रुपया उसको ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो पहले इसको प्रीमियम को नहीं लेगा, मैं आपको इंपोर्ट के बारे में बता रहा हूं, अगर वो पहले प्रीमियम को नहीं लेता है, वो पहले मार्जिन इसमें कर देता है अप्लाई, मार्जिन है 10%, तो 110 आ गया, 110 हो जाएगा। अब इसमें ये सिंपली इसमें जो प्रीमियम 10 रुपीज है उसको ऐड कर देगा, 120 रुपया होगा। लेकिन अगर ये पहले प्रीमियम ही इसको ऐड कर देता है, क्योंकि उस केस में क्या होगा कि प्रीमियम के ऊपर भी उसको इतना % का मार्जिन प्लस ऐड हो जाएगा। आप समझिए, इसी के लिए ये मैं आपको इंपोर्ट के बारे में बता रहा हूं, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। एक्सपोर्ट का केस में, ये हम लोग अभी एक्सपोर्ट का क्वेश्चन देख रहे हैं, एक्सपोर्ट का केस में मार्जिन को पहले आपको माइनस करना है, फिर उसमें प्रीमियम को ऐड करना है। मार्जिन पहले माइनस होगा, फिर प्रीमियम ऐड होगा। इंपोर्ट का केस में पहले प्रीमियम ऐड हो जाएगा, प्रीमियम पहले ऐड होगा, फिर मार्जिन को उससे माइनस करना है। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान में रखिएगा। ये इसी बात को मैंने यहां पर लिखा है, इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन मार्जिन टू बी डिडक्टेड फर्स्ट। एक्सपोर्ट का केस में पहले आपको मार्जिन डिडक्ट करना है, then premium is to be added as per FEDI rule. But in the case of import transaction, लेकिन import transaction के केस में क्या है, forward premium can be added first. import के केस में प्रीमियम पहले ऐड कर दीजिए, उसके बाद में मार्जिन को आप उससे लोड कीजिए, जो भी करना है। ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, नहीं तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा, आपसे फिगर्स मैच नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ऑन 15th of September, 15 सितंबर को अ कस्टमर रिक्वेस्ट द बैंक फॉर ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर एक्सपोर्ट बिल। देखिए, अब हम लोग आ रहे हैं एक्सपोर्ट बिल में। अब हम लोग को यहां पे कुछ अलग देखने को मिलेगा। ठीक है। ये एक्सपोर्ट बिल है, तो जैसे आप एक्सपोर्ट बिल सुनते हैं, आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाता है यार कि आपने कुछ एक्सपोर्ट किया है, आपने कुछ अगर एक्सपोर्ट किया है तो वो थोड़ा सा अपने को, मतलब कि वो जो पैसा अपने को वहां पे मिलने के लिए जा रहा है,
एक्सपोर्ट बिल सुनते के साथ में आपके दिमाग में आता है कि आपने कुछ एक्सपोर्ट किया है, उसके अगेंस्ट में आपको कुछ पेमेंट मिलने जा रहा है, ठीक है। तो वो पेमेंट जो भी आपको मिलेगा वो आपको डॉलर में देगा, लेकिन आपको चाहिए रुपये में, तो यहां पर फिर बैंक आपसे वो बाई करेगा, तो बाइंग रेट यहां अप्लाई होगा। बाई लो सेल हाई का कॉन्सेप्ट में यहां पर बाइंग रेट अप्लाई होगा। तो चांसेस ये है कि ये वाला रेट को अपने को पकड़ के चलना है, 61.80 को अपने को पकड़ के चलना है, ठीक है। ये अभी जस्ट एक मैं आपको एक सिंपल सा एक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं, अभी हम लोग और आगे बढ़ते हैं कि क्या इसमें है। तो यहां हमने देखा ये क्या है, यूएसडी 3 लाख यूएसडी का है, टू बी डिलीवर्ड इन दिसंबर। अभी दिसंबर में इसको डिलीवर करना है, दिसंबर 1 को करना है, दिसंबर 31 को करना है, ये क्लियर नहीं किया है, बस दिसंबर को करना है, ठीक है। स्पॉट रेट क्या है, $1 इज इक्वल्स टू INR 61.80, ये बाइंग रेट हो गया, 81 ये सेलिंग रेट हो गया। मार्जिन है 0.15%, और प्रीमियम जो है ये अक्टूबर का है 18-19, नवंबर का है 30-32, दिसंबर का है 41-42, और जनवरी का है 53-55। कोट रेट, आपको रेट कोट करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया है कि ये एक एक्सपोर्ट बिल है, एक्सपोर्ट बिल है, साथ ही साथ ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के केस में यहां पे प्रीमियम तो एप्लीकेबल होना ही है। एक्सपोर्ट बिल है मतलब आपको बाई लो सेल हाई का कॉन्सेप्ट में चलना है। बाई आपको लो होगा, मतलब बैंक जो आपको जो बाई करेगा वो लोएस्ट में बाई करेगा। ये सभी बातें बिल्कुल क्लियर हो गई, ठीक है। अभी यहां पे दूसरा एक पॉइंट अब यहां पे ध्यान देने का क्या है कि जो डिलीवर होना है वो ये जो डिलीवर होना है ये दिसंबर में होना है, लेकिन दिसंबर 1 को ना या दिसंबर 31 को ना ये नहीं पता है। अभी हम लोग जस्ट थोड़ा देर पहले ही इसी वीडियो में देखे हैं कि फेडाई का रूल क्या कहता है कि जब भी कभी ऐसा केस आता है जहां पर वो डेट को या तो डेट या तो फर्स्ट कर या तो सेकंड कर रहा है या तो डेट मेंशन ही नहीं कर रहा है, उस केस में अपने को जो रेट पकड़ना है वो उसका प्रीसीडिंग मंथ का पकड़ना है। अगर ये दिसंबर यहां पर बोल रहा है तो दिसंबर का प्रीसीडिंग मंथ कौन सा होगा, दिसंबर का प्रीसीडिंग मंथ होगा नवंबर। इसका मतलब कि यहां पर जो अपने को फिगर दे रहा है ये दिसंबर का, इसको अपने को लेना ही नहीं है, अपने को पकड़ना नवंबर को। तो यहां पर आपका फोकस बना रहना चाहिए, ठीक है। नवंबर का है 30-32, ये भी हम लोग सिंपली देख रहे हैं क्वेश्चन क्या क्या बता रहा। अब हम लोग आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन क्या देखिए, हेयर एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन मींस फॉरवर्ड बाइंग रेट। एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन है तो जाहिर सी बात है कि फॉरवर्ड बाइंग रेट लगना, जैसे मैंने आपको बताया। अगर इंपोर्ट रहता तो फिर वो सेलिंग रेट में चला जाता, और यहां फॉरवर्ड है तो मतलब प्रीमियम भी लगना है। बट इन दिस केस एक्सपोर्टर आस्क फॉर फुल दिसंबर, यहां जो मैंने आपको भी बताया था कि वो फुल दिसंबर का बात कर रहा है, मतलब दिसंबर का कोई डेट को मेंशन नहीं कर रहा है। दिसंबर में कभी भी वो डिलीवरी ले सकता है विदाउट मेंशनिंग एनी फिक्स डेट, वो फिक्स डेट मेंशन ही नहीं किया। इट मींस ड्यूरिंग दिसंबर एनी डेट एक्सपोर्टर, मतलब इसका मतलब कि एक्सपोर्टर चाहे तो 1 तारीख को भी आकर उसका डिलीवरी मांग सकता है, 31 तारीख को भी आकर के मांग सकता है। तो अगर बैंक अगर दिसंबर का चार्जेस को पकड़ लेता है और वो 1 तारीख को ही डिलीवरी ले जाता है तो बैंक को तो नुकसान हो जाएगा। इस केस में फेडाई क्या बोलता है कि आपको प्रीसीडिंग मंथ को पकड़ना, दिसंबर को भूल जाइए आप, दिसंबर है ही नहीं फिर आपके लिए कुछ। तो उस केस में एक्सपोर्टर डॉक्यूमेंट सबमिट विच इज विद इन हिज राइट, भाई उसका राइट है, देन बैंक विल इनकर लॉस फॉर अलाउइंग एक्सेस प्रीमियम टू द एक्सपोर्टर। उस केस में बैंक को लॉस हो जाएगा, क्योंकि अगर एक्सपोर्टर अगर 1 तारीख को आकर अपना डिलीवरी लेने लगा तो उस केस में आपको प्रीसीडिंग मंथ में जाना है। देयरफॉर फेडाई गाइडलाइंस इन सच केसेस अलाउ प्रीमियम अप टू लास्ट डेट ऑफ प्रीसीडिंग मंथ। जो प्रीसीडिंग मंथ है उसका लास्ट डेट में, मतलब नवंबर 30 नवंबर का आपको वहां पर रेट एप्लीकेबल लेना है, ठीक है। नाउ नवंबर इंस्टेड ऑफ दिसंबर, मतलब कि दिसंबर अपने को लेना ही नहीं है, दिसंबर अपना हाथ से गया, अपने पास केवल नवंबर बचा हुआ है। बट द रूल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर इंपोर्ट, ये इंपोर्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, ये एक्सपोर्ट के लिए। क्योंकि देखिए एक्सपोर्ट में बैंक उससे कम रेट ले रहा है ना, तो बैंक तो अपना बेनिफिट ही चाहेगा। इंपोर्ट के केस में क्योंकि वो सेलिंग रेट हो जाता है तो ये चीज एप्लीकेबल ही नहीं होगा उस पर, ठीक है। तो ये इंपोर्ट केस में नहीं होता है, केवल और केवल एक्सपोर्ट केस में होता है। अब हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली इसका सॉल्यूशन क्या हो रहा है। क्योंकि हमने देखा कि ये एक्सपोर्ट बिल है तो यहां पर बाइंग रेट लगना है। बाइंग रेट हमने देखा कि 61.8000 बाई लो सेल हाई का कॉन्सेप्ट, इस रामबाण को कभी नहीं भूलिएगा, ये आपको बहुत सारा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद करेगा। बाई लो सेल हाई, अगर ये एक्सपोर्ट में चल रहा है, डायरेक्ट कोटेशन में चल रहा है, बाई लो सेल हाई में आपको चलना है, ठीक है। और ये भी हमने देखा कि ये स्पॉट बाइंग रेट हो गया 61.80, इससे मार्जिन माइनस होना है क्योंकि बैंक को मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, ये तो ऑलरेडी लो वाले में आ गया है, उससे और इसको लो करेगा, तो यहां पे माइनस कर रहा है मार्जिन को 0.15%। 0.15% कितना हो गया यहां पर, ये हो गया आपका 0.0927, ये इससे माइनस होने के बाद में आ गया 61.7073, ठीक है। अब प्रीमियम, क्योंकि ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, प्रीमियम इसमें ऐड होना है, तो प्रीमियम हम लोग को क्या लेना है, प्रीमियम इसमें लेंगे क्या। प्रीमियम हम लोग तो ये देख लिए थे कि प्रीमियम के केस में हम लोग को नवंबर पकड़ना है, दिसंबर पकड़ना नहीं, क्योंकि दिसंबर का तो ये डेट ही मेंशन नहीं किया, फर्स्ट को आ गया तो बैंक को नुकसान हो जाएगा, तो उस केस में अपने को नवंबर पकड़ेंगे। और क्योंकि हम लोग इसमें बाइंग रेट में चल रहे हैं इसी के लिए हम लोग यहां पर 30 पकड़ेंगे, क्योंकि बाई लो सेल हाई है ना, तो यहां पर प्रीमियम जब लगेगा तो ये 30 पकड़ाएगा यहां पर,
तो बैंक यहां पर प्रीमियम को लोड करेगा और वो प्रीमियम को यहां पर ऐड कर दिया है, तो ये ऐड हो गया इसके साथ में। ऐड होने के बाद में 62.0073, देखिए ये इसको भी बैंक ले सकता था 32, लेकिन 32 के केस में क्या है कि ये ज्यादा हो जा रहा है ना, तो बैंक तो उसको मिनिमम में उसको कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना है कि भाई बैंक अपना मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना चाहेगा, इसी के लिए वो 32 को दिया, 30 को दिया, 32 को नहीं। तो यहां पर जब इसको ऐड कर दिए तो ये आ गया 62.0073। फिर अपने जब इसको राउंड फिगर में ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 62.0075 पर यूएसडी, ये आपका रेट निकल गया। ठीक है, ये एक एक्सपोर्ट, अभी तक जो भी हमने देखा है वो सारे के सारे एक्सपोर्ट के केस में देखा है, प्लस अभी हम लोगों ने ये भी देखा कि ये अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है तो वो कैसे करना है, किस मंथ को आपको पकड़ के चलना है, किस मंथ का रेट आपको लेना है, इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। जहां आप थोड़ा कंफ्यूज कर गए मतलब वो 30 की जगह 41 में पहुंच जाओगे, पूरा का पूरा आंसर आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ऑन 1 जून अ कस्टमर रिपोर्ट्स टू बैंक अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिटायरमेंट ऑफ इंपोर्ट बिल। ध्यान दीजिएगा, ये इंपोर्ट बिल के ऊपर में है। इंपोर्ट बिल जैसे आपके दिमाग में जाएगा, इसका मतलब कि आपने कुछ इंपोर्ट किया है, अगेंस्ट में आपको पेमेंट करना है। आप जब पेमेंट करोगे रुपये में करोगे, तो जो पार्टी को चाहिए उसको तो या तो डॉलर में चाहिए या तो जो करेंसी वो बताएगा उसमें चाहिए। तो यहां पर फिर बैंक आपको वो अगर डॉलर में चाहिए तो बैंक आपको डॉलर सेल करेगा और आपके बिहाफ में उस पार्टी को पेमेंट करेगा। तो यहां पर सेलिंग रेट आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। एक्सपोर्ट का केस में देखते हैं कि बाइंग रेट एप्लीकेबल होता है, इंपोर्ट के केस में सेलिंग रेट एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो यहां हमने देखा कि एक कस्टमर आपका है जो आपके बैंक में आया है ऑन 1 जून को वो बता रहा है कि एक इसका बिल मिला हुआ, इंपोर्ट बिल है जिसका रिटायरमेंट होना है। वो कितने का बिल है, वो 1 लाख यूएसडी का बिल है, $1 लाख का वो बिल है। ठीक है, ड्यू फॉर पेमेंट ऑन 15 सितंबर, 15 सितंबर को इसका पेमेंट है। ये 1 जून का है, इसका मतलब कि ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है तो या तो यहां पर प्रीमियम यहां पर एप्लीकेबल होना ही होना है, प्रीमियम होना है, डिस्काउंट होना है, अपने देखेंगे आगे में। ठीक है, इंपोर्ट बिल है बाय लो सेल हाई के केस में, तो यहां पर बैंक सेल हाई में जाएगा क्योंकि इसको सेल करना है और सेल हाई होता है। ठीक है, तो अभी तक ये हमने देखा। अभी क्या है कि हाँ, ये अभी इसका स्पॉट रेट क्या है देखते हैं। स्पॉट रेट है $1 इज इक्वल्स टू 61.83, ये बाइंग रेट हो गया, 61.85 ये सेलिंग रेट हो गया। और अपने को हम लोग देखें क्योंकि ये इंपोर्ट का केस है, बाय लो सेल हाई का केस में सेल हाई पकड़ेगा बैंक, तो 61.85 यहां पर इस हमारा एप्लीकेबल होना चाहिए। ठीक है, 61.85। अब हम लोग देखते हैं कि आगे क्या दे रहा है। आगे दे रहा है मार्जिन 0.20% है, मार्जिन दिया हुआ है, यहां तक ये हो गया। अब हम लोग आ रहे हैं फॉरवर्ड प्रीमियम, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं कि प्रीमियम ये 1 जून को आया है, 15 सितंबर को इसका पेमेंट ड्यू होना है। ये फॉरवर्ड प्रीमियम में चल रहा है। जून का दे दिया है 10-12, जुलाई का 21-23, अगस्त 32-34, सितंबर 43-45 और अगस्त से लेकर के 15 सितंबर तक का दिया है 6-7। आपसे ये रेट कोट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन इसका कैसे होगा, देखिए, क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि इंपोर्ट बिल है, बाय लो सेल हाई के केस में सेल हाई मतलब अपने को हाईयर रेट को पकड़ना है, ये 61.85 को। हियर इट इज फिक्स डेट डिलीवरी फॉर फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट, बैंक हैज टू रिकवर प्रीमियम टिल 15 सितंबर, क्योंकि ये 15 सितंबर का डेट दिया हुआ है, तो बैंक को जो प्रीमियम पकड़ना है वो 15 सितंबर तक का पकड़ेगा, क्योंकि 15 सितंबर रेट यहां मेंशन किया हुआ है और यहां भी अपने को 15 सितंबर का ये दिया हुआ है रेट, ये अगस्त से लेकर के 15 सितंबर तक का यहां रेट दिया हुआ। ठीक है, ये हो गया। अभी यहां पे क्या कर रहा है, नाउ स्पॉट सेलिंग रेट। स्पॉट सेलिंग रेट हम लोग देख चुके हैं कि ये 61, अगर 83 लेते हैं तो ये बाय लो हो जाएगा, लेकिन अपने को सेल करना तो सेल हाई में जाएगा, तो 61.85 में जाएगा। 61.85 का रेट हम लोग यहां पकड़ लिए। प्रीमियम देखिए, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर एक्सपोर्ट का केस है, एक्सपोर्ट के केस में आपको पहले मार्जिन को माइनस करना है, मार्जिन पहले आपको उसमें लोड करना है और उसके बाद में आपका वो प्रीमियम लोड होगा एक्सपोर्ट का केस में। ये इंपोर्ट का केस है, इंपोर्ट के केस में पहले आपको, ये इंपोर्ट का केस है, सॉरी, ये इंपोर्ट का केस है। इंपोर्ट के केस में पहले आपको प्रीमियम लगना है, लोड करना है, उसके बाद में मार्जिन लगना है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इससे पूरा का पूरा फिगर आपका चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर आप इंपोर्ट के केस में, क्योंकि इंपोर्ट हो रहा है ना, तो आप सेलिंग रेट को पकड़ रहे हैं। सेलिंग रेट मतलब बैंक ज्यादा प्रॉफिट चाह रहा है, तो इस पर अगर वो प्रीमियम को ऐड कर देगा, इस दोनों पे जब मार्जिन का परसेंटेज ऐड करेगा तो फिगर बड़ा होगा।
इसी के लिए इस केस में क्या होता है, ये दोनों को पहले ऐड कर देता है, फिर ये मार्जिन अप्लाई करता है, क्योंकि इसको ज्यादा चाहिए सेलिंग हाई वाले में से। लेकिन एक्सपोर्ट का केस में क्या करता है, ये ऑलरेडी इसके पास में इसको कम में देना है, तो पहले मार्जिन को इससे माइनस करेगा, तो जो कम वाला आया उस पर ये अपना परसेंटेज इंक्लूड करता है। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि प्रीमियम अभी पहले इसमें ऐड हो जाना है। तो प्रीमियम अब जब यहां पे ऐड होगा, तो प्रीमियम अपने को कितना प्रीमियम ऐड करना है वो जानना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहां पर ये डेट दिया हुआ 15 सितंबर, और फिर यहां पर अगस्त से लेकर के 15 सितंबर तक का ये दिया हुआ है 6-7। तो अपने को क्योंकि सेल हाई में हम लोग ज्यादा वाले में जा रहे हैं, तो हम लोग 7 को पकड़ेंगे, क्योंकि ये हायर साइड में बैंक को प्रॉफिट चाहिए, लोअर साइड में नहीं, इंपोर्ट का बिल है। ठीक है, हम लोग यहाँ 7 पकड़ेंगे। लेकिन ये अगस्त से लेकर के है 15 सितंबर, इसका मतलब कि हम लोग को अप टू अगस्त तक का भी रेट पकड़ना पड़ेगा। तो अप टू अगस्त तक का सेलिंग का रेट है 34, तो 7 + 34 हो जाएगा 41। ध्यान देकर के समझिए, ये जो आपको रेट दिया हुआ है अगस्त से लेकर के 15 सितंबर तक का दिया हुआ है। ठीक है, और यहां दिया हुआ अगस्त तक का, हम लोग को सेलिंग का रेट पकड़ना है। सेलिंग का रेट यहां पर है 7 और सेलिंग का रेट यहां पर अगस्त तक का है 34। तो इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो अप टू 15 सितंबर तक मेरा 41 निकल जाएगा। ठीक है, वही चीज यहां पर समझाया हुआ है कि ये देखिए, ये प्रीमियम जब हम लोग ऐड कर रहे हैं तो यहां पर 41 ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अप टू अगस्त 34 पैसे था और अगस्त से लेकर के 15 सितंबर तक 7 पैसे है, तो ये प्लस 41 पैसे यहां पर प्रीमियम ऐड हो जाएगा। जब हम लोग प्रीमियम ऐड कर दे रहे हैं तो ऐड करने के बाद में हमारा आ जा रहा है 62.2600, 62.2600। अब हम लोग को इस दोनों के रेट पे जो आया हुआ है, इस पूरे के रेट पे अपने को मार्जिन को ऐड करना है, क्योंकि इंपोर्ट है, मार्जिन इसमें प्लस होगा, क्योंकि बैंक और उससे निचोड़ेगा, जितना निचोड़ सकता है उतना निचोड़ेगा। तो मार्जिन जब 0.220% है, तो इस टोटल का मार्जिन 0.20% का निकलेगा 0.1245। अभी ये 0.1245 जो हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाता है 62.3845। ठीक है, 62.3845। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब भी कभी ऐसा फिगर आपका आएगा, आपको उसको नियरेस्ट 0.25 के मल्टीपल में ले जाना है। तो इसका नियरेस्ट 0.25 का मल्टीपल कौन सा होगा, सिंपल, अगर इसमें हम लोग 5 ऐड कर देते हैं तो ये 45 + 5 हो जाएगा 50 हो जाएगा, ये 50 हो गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 62.3850। कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है आप मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिए, मैं फिर से आपको उसको समझाऊंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एग्जाम में आप बहुत अच्छे से आंसर कर पाओगे। अब हम लोग आते हैं इसी में एक हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वोस्त्रो अकाउंट फंडिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि नोस्त्रो और वोस्त्रो 2 अकाउंट होते हैं, उसके अलावा एक लोरो और एक मिरर अकाउंट भी होता है, लेकिन लोरो और मिरर अकाउंट बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं आता है। तो नोस्त्रो अकाउंट क्या होता है और वोस्त्रो अकाउंट क्या होता है? वोस्त्रो अकाउंट होता है योर अकाउंट विथ अस, योर अकाउंट विथ अस। ठीक है, ये वोस्त्रो हुआ। तो नोस्त्रो क्या होता है? जस्ट इसका उल्टा होता है, अवर अकाउंट विथ यू, अवर अकाउंट विथ यू। ठीक है, नोस्त्रो वोस्त्रो कंफ्यूज नहीं करना है इसमें। तो यहां पर है वोस्त्रो अकाउंट विथ, ये वोस्त्रो अकाउंट के रिगार्डिंग में आपको बता रहा है। इसका मतलब वोस्त्रो अकाउंट का मतलब क्या हो गया कि कोई बाहर का बैंक है, उसका अकाउंट हमारे पास है। मान लेते हैं कि हम लोग SBI है, ठीक है, और ये है बैंक ऑफ अमेरिका। बैंक ऑफ अमेरिका का जो अकाउंट SBI के पास में है, फॉरेन ट्रांजैक्शन करने के लिए हर बैंक का अकाउंट दूसरे के पास में रहता है, ताकि वहां पर उसको कम से कम अपना एस्टेब्लिशमेंट करना रहे और उसका काम वहां पर चल रहा है। मतलब बहुत ज्यादा उसको अभी पूरा बैंक अगर वहां पर अपना सेटअप करेगा, सब कुछ करेगा, तो बहुत वहां पर उसको पैसा लग जाना है। तो वहां पर एक अकाउंट मेंटेन कर देता है ये बैंक ऑफ अमेरिका, अपने का अकाउंट मेंटेन कर दिया इंडिया में SBI के साथ में। और ये जो अकाउंट रहेगा ये रुपये में रहेगा, वो जिस कंट्री में रहेगा उसका डोमेस्टिक करेंसी में वो अकाउंट मेंटेन होता है। ठीक है, तो ये भी हमने देखा कि ये वोस्त्रो अकाउंट का केस हो रहा है। वोस्त्रो अकाउंट का मतलब योर अकाउंट विद अस, मतलब कि दूसरे बाहर का कोई बैंक है उसका अकाउंट हमारे पास में है। ठीक है, उसके ऊपर में कुछ क्वेश्चन अगर आता है तो अपने को कैसे देखना है। मेनी ए टाइम्स फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स नीड टू बाई, मतलब बहुत बार ऐसा क्या होता है ना कि जो हमारे फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट होते हैं, मतलब जो दूसरे बैंक होते हैं, दूसरे बैंक में मान लीजिए बैंक ऑफ अमेरिका है, बैंक ऑफ अमेरिका को रुपये का जरूरत है, उसको रुपया चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो रुपया खरीदेगा हमारे से, इंडिया से वो रुपया खरीदेगा, क्योंकि इंडिया हमारा करेंसी है, बाय INR अगेंस्ट होम करेंसी। ठीक है, क्योंकि उनका होम करेंसी डॉलर है। वो बोलेगा बॉस आप मेरे को कुछ रुपया दे दो, आपको जो डॉलर चाहिए होगा हम आपको ट्रांसफर कर देंगे। तो इंडिया इजीली उसको रुपया देगा। इंडिया जब उसको रुपया देगा, सॉरी इंडिया जब उसको रुपया देगा तो वो साथ में साथ ये डॉलर को बाई करेगा। तो जब इंडिया बाई कर रहा है तो हमने देखा है कि बाई लो सेल हाई का कॉन्सेप्ट चलता है। तो इंडिया कम से कम दाम उसको देगा, जो कम वाला दाम वो उसको दे करके डॉलर उससे परचेस करे, क्योंकि उसको जरूरत है। इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया उसको दे रहा है, इंडिया उससे बाई कर रहा है। तो जब इंडिया उससे बाई कर रहा है तो बाई वाला रेट एप्लीकेबल होगा, मतलब कम वाला रेट एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अभी देखिए मेनी टाइम्स ये हमने देख लिया कि उसको जरूरत पड़ता है। इट मीन्स वी आर टू सेल INR, अपने को INR उसको देना है क्योंकि उसको चाहिए।
एंड बाई यूएसडी, और अपने को उससे यूएसडी ले लेना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उसका यूएसडी को बाई कर रहे हैं, ठीक है। आईएनआर को भी आप साइड कीजिए, हम लोग उसका यूएसडी को बाई कर रहे हैं। तो जब यूएसडी को बाई करेंगे तो जो लोअर साइड रहता है वो हम लोग उसको पेमेंट करेंगे, हायर साइड को नहीं देंगे, ठीक है। अभी बाई यूएसडी मीन्स बाई लो, मैंने आपको बताया कि अगर अपने यूएसडी को जब बाई कर रहे हैं, डॉलर को जब हम लोग बाई कर रहे हैं तो अपने को बाई लो में चलना है। तो देयरफॉर इन केस ऑफ वॉस्ट्रो फंडिंग अकाउंट ऑलवेज बाइंग रेट, यहाँ ध्यान रखिएगा, जो वॉस्ट्रो फंडिंग अकाउंट होता है वहाँ पर हमेशा बाइंग रेट अप्लीकेबल होगा, हमेशा, ये थंब रूल है, ये बाइंग रेट ही उस पर अप्लीकेबल होना है, ठीक है। अब हम लोग इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन को देखते हैं। योर फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट मेंटेनिंग ए नॉस्ट्रो रुपी अकाउंट, इसका मतलब देखिए, नॉस्ट्रो का मतलब मैंने आपको क्या बताया, नॉस्ट्रो का मतलब कि हमारा अकाउंट आपके पास में है, आवर अकाउंट विथ यू, और वॉस्ट्रो योर अकाउंट विथ अस। तो अगर जैसे जो वोस्ट्रो, ये जो नॉस्ट्रो रुपी अकाउंट हो गया, इसका मतलब कि ये तो हमारे लिए नॉस्ट्रो रुपी, मतलब उनके लिए नॉस्ट्रो रुपी अकाउंट है ना, लेकिन हमारे लिए तो ये वोस्ट्रो हो गया। जो हमारे लिए नॉस्ट्रो रुपी अकाउंट है वो उनके लिए वोस्ट्रो हो गया। ये इंटरचेंजेबल हो जाता है, अगर आप उनके साइड से जाके देखोगे तो वो उल्टा हो जाता है। तो योर फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट मेंटेनिंग अ नॉस्ट्रो रुपी अकाउंट विथ यू, इसका मतलब क्या होगा कि वोस्ट्रो अकाउंट विथ अस, जो मैं आपको बता रहा था कि वो आपके पास में, वो उसके हिसाब से आप देखोगे तो उसका नॉस्ट्रो अकाउंट क्या है, ये आपके लिए वोस्ट्रो अकाउंट है, कि वो अपना एक नॉस्ट्रो रुपी अकाउंट मेंटेन कर रहा है आपके पास में। तो वोस्ट्रो का डेफिनेशन क्या होता है, योर अकाउंट विथ अस। वही बात हम भी बोल रहे हैं कि भाई आपका जो अकाउंट आप मेरे पास मेंटेन कर रहे हो वो उसको नॉस्ट्रो नाम दिया हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से वो वोस्ट्रो है, सेम हो गया। वॉन्ट्स टू बाई ₹30 मिलियन, मतलब कि उसका अकाउंट हमारे पास में है और वो हमसे 30 मिलियन बाई करना चाहता है, उनको चाहिए। तो उस केस में क्या होगा, अगेंस्ट यूएसडी, वो यूएसडी देगा। तो उस केस में क्या होगा कि अभी इंडिया क्या है, इंडिया अपना रुपी को देगा, डॉलर उससे बाई करेगा। तो जब डॉलर बाई करेगा तो यहां हमने देखा है कि ऑलवेज बाइंग रेट अप्लीकाई होता है और वो लो वाला रेट होता है, ठीक है। अभी क्या है, अभी है स्पॉट रेट, क्या है स्पॉट रेट यूएसडी आईएनआर का 61.31 ये बाइंग रेट हो गया और 61.33 ये सेलिंग रेट हो गया। अभी आप बताइए इसमें से कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा, बाइंग रेट उसको कम होना चाहिए, तो 61.31 ये रेट एप्लीकेबल होगा। देखिए ऐसा जब भी कभी ऐसा लिखा रहता है ना USD/INR, इसका मतलब कि 1 USD इज इक्वल्स टू दिस मच INR, 61.3133 ये INR हो जाएगा। इसका मतलब ये रहता है कि जो करेंसी पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब कि आप ऑटो बाय डिफॉल्ट आप उसके आगे 1 लगाइए, ये 1 USD इज इक्वल टू दिस मच INR, इस तरह से आपको पढ़ना है, ठीक है। यहां पर क्या दिया हुआ है, इग्नोर मार्जिन, मार्जिन को आपको इग्नोर करना है। अभी हाउ मच USD विल बी क्रेडिटेड टू योर नॉस्ट्रो अकाउंट, अगर वो आपसे खरीद रहा है, वो बोल रहा है कि बॉस मेरे को 30 मिलियन रुपया चाहिए, आप मेरे को दे दो, बदले में मैं आपको USD दूंगा, सिंपल सा बात है। तो अभी आपको USD लेना है तो आप USD उससे बाई कर रहे हो तो आप लोअर प्राइस को लगाओगे, बाई लो में हम लोग चलते हैं, तो ये आपको लेना। तो अब ये पूछ रहा है कि कितना डॉलर वो क्रेडिट करेगा आपके अकाउंट में, तो जाहिर सी बात है कि उसको 30 मिलियन रुपये चाहिए, तो ये 30 मिलियन रुपये हो गया। ये रेट हम लोग देख चुके हैं कि अपने को लोअर वाला रेट लगाना है 61.31, तो सिंपली ये 30 मिलियन को अपने को इसे डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद में ये USD आएगा जो उसको नॉस्ट्रो अकाउंट में क्रेडिट करना है। सिंपल सा है कॉन्सेप्ट का, अगर क्लियर हो गया तो आप तुरंत में इसको बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो लगेगा यार नॉस्ट्रो वोस्ट्रो क्या क्वेश्चन दे दिया यहाँ पर, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मेसर्स X wants to remit जापानीज येन। अभी देखिए यहां पर थोड़ा सा करेंसी चेंज हो गया है, आप ध्यान दीजिएगा कि अभी हम लोग जापानीज येन के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं। मतलब हम लोग के पास में USD INR तो है ही, अभी जापानीज येन आया, मतलब कि कोई कस्टमर है जिसको जापानीज येन भेजना है कहीं। भेजना का मतलब कि वो कोई सामान मंगवाया हुआ है, सामान अगर वो मंगवाए मतलब वो इंपोर्टर है। अगर वो इंपोर्टर है तो अपने को इंपोर्ट के हिसाब से बाई लो सेल हाई जब हम लोग करते हैं तो हम लोग को सेल हाई, मतलब कि देखिए अगर सपोज कीजिए कोई इंपोर्टर है, ठीक है, उसको रेमिट करने का मतलब कि कोई इंपोर्टर है और यहां पर कोई एक्सपोर्टर होगा, वो सामान, ये सामान इसको यहां भेज दिया है, ठीक है। अभी इसको बदले में पैसा भेजना है, यहां पर पैसा किस में भेजना है, जापानीज येन में भेजना है, जापानीज येन में जाएगा। अभी जापानीज येन में अगर जा रहा है इसका मतलब कि ये हो गए कस्टमर, तो कस्टमर रुपया इसको देगा, कस्टमर इसको रुपया देगा, बदले में ये जापानीज येन इसको भेजना है। इसका मतलब कि ये जापानीज येन आपको सेल कर रहा है लेकिन पेमेंट इसको कर रहा है, तो यहां पर सेलिंग रेट अप्लाई हो जाएगा। और यहां पर क्योंकि हमने देख रहे हैं कि ये इंपोर्ट इनवॉइस है तो ये सेलिंग रेट यहां पर अप्लाई होना है क्योंकि इसको पेमेंट भेजना है बाहर में, ठीक है। और TT वैल्यू स्पॉट एज एडवांस पेमेंट ऑफ एन इंपोर्ट इनवॉइस, ठीक है। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि स्पॉट रेट कितना है इसका, स्पॉट रेट दिया हुआ है
2526 ये दिया हुआ है यूएसडी आईएनआर में, और यूएसडी जेपीवाई में दिया हुआ है 80.20/25, ठीक है। मार्जिन है 0.15%। अभी क्या क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है अपने को, कैलकुलेट रेट एंड रूपी, कैलकुलेट पहले तो रेट कैलकुलेट करना है प्लस रूपी इक्विवेलेंट टू बी डेबिटेड टू मेसर्स एक्स अकाउंट, मतलब एक्स के अकाउंट से कितना रुपया डेबिट करना है जो हम सामने वाले पार्टी को 10 मिलियन जापानीज येन दे पाएंगे, ठीक है। तो अभी जाहिर सी बात है जेपनीज येन में अगर देना है तो ये डायरेक्ट कन्वर्टेबल तो नहीं होता है, क्योंकि डायरेक्ट कन्वर्टेबल अपने को रुपया और डॉलर में होता है। तो अगर जेपनीज येन में अगर अपने को देना है मतलब अपने को क्रॉस रेट में जाना पड़ेगा। क्रॉस रेट मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जब भी दो करेंसी के बीच में हम लोग जब तीसरा करेंसी कहीं पर ऐड कराना पड़ता है ताकि अपने को एक फेवरेबल कुछ चार्जेस मिल जाए, अमाउंट मिल जाए, तो वहां पर अपने को क्रॉसिंग कराना पड़ता है, सो क्रॉस रेट बोलते हैं। दिस इज आउटवर्ड रेमिटेंस, जैसा मैंने आपको बताया कि यहां पे आउटवर्ड रेमिटेंस होना है। अब जेपीवाई मींस टीटी सेलिंग रेट अप्लाई होगा। मैंने आपको भी बताया कि आउटवर्ड पैसा बाहर उसको भेजना है, बाहर उसको भेजना है मतलब कि बैंक आपसे पैसा रुपया लेगा और वो जैपनीज येन भेजेगा, मतलब कि आपको वो जैपनीज येन सेल कर रहा है आपको रुपये के बदले में, लेकिन पेमेंट कर रहा है आपका उस पार्टी को। तो यहां पे टीटी सेलिंग रेट अप्लाई हो जाना है, विल बी अप्लाइड, बट जैपनीज येन रेट कैन नॉट बी ऑब्टेन डायरेक्टली। जैसे मैंने आपको बताया कि जैपनीज येन डायरेक्टली आपको नहीं मिलेगा, सो वी हैव टू कन्वर्ट जैपनीज येन आईएनआर विद द हेल्प ऑफ क्रॉस रेट। अभी क्या है कि अपने को क्रॉस रेट करना पड़ेगा, क्योंकि अपने को चाहिए जैपनीज और आईएनआर, जैपनीज येन और आईएनआर के बीच में, लेकिन ये डायरेक्टली कन्वर्टेबल नहीं है ये करेंसीज। हेंस जैपनीज येन इज एन इनडायरेक्ट कोटेशन। यहां पर इसका मतलब होता है कि जैपनीज येन इनडायरेक्ट कोटेशन है। अगर डॉलर रहता तो वो डायरेक्ट कोटेशन है, बाय लो सेल हाई में जाएंगे, लेकिन जब ये जैपनीज येन का कंसेप्ट में आता है तो ये इनडायरेक्ट कोटेशन होता है। और इनडायरेक्ट कोटेशन में हम लोग देखें कि क्या होता है, इनडायरेक्ट कोटेशन के केस में हो जाता है बाय हाई सेल लो। ये केवल इनडायरेक्ट कोटेशन का केस में होगा, लेकिन जहां पर डॉलर और आईएनआर मेंशन है वो डायरेक्ट कोटेशन है, वहां पर बाय लो और सेल हाई रहता है, ठीक है। अभी देखिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने देखा कि ये इनडायरेक्ट कोटेशन है जो जापानीज येन और डॉलर के बीच में जो रहेगा, आईएनआर और डॉलर के बीच में नहीं, जो जापानीज येन और डॉलर के बीच में रहेगा। देयरफॉर स्पॉट सेलिंग रेट, पहले यहां हम लोग देखें कि ये टीटी सेलिंग रेट होगा, तो सेलिंग रेट यहां पर अप्लाई हो जाना है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि सेलिंग रेट कौन सा है, ये बाय लो सेल हाई का कॉन्सेप्ट था, तो 61.26 हमारा सेलिंग रेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा कि ये 61.26 हमारा सेलिंग रेट हो गया। एक बात हमेशा और ध्यान रखिएगा कि ये जो जैपनीज येन होते हैं, इसके साथ साथ में और भी एक दो करेंसीज होते हैं, ये हमेशा 100 के मल्टीपल में चलते हैं। ये आपको 1 रुपये, ये 1 जैपनीज येन आपको कभी नहीं मिलेगा, आपको ये 100 जैपनीज येन मिलेंगे। तो आपको ये याद रखना है, दिमाग में एकदम फिट करके रख लीजिए कि 100 जैपनीज येन इज इक्वल्स टू, ये हमारा रेट आया 61.26, क्योंकि ये हम लोग 100 लिए हुए हैं, तो यहां पर अपने को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। और अब यहां पर आपको मेन समझने का, क्योंकि ये देखिए इनडायरेक्ट कोटेशन है, इनडायरेक्ट मैंने अभी बताया बाय हाई सेल लो। तो जब हम लोग इस वाले कोटेशन को देख रहे हैं यूएसडी जैपनीज येन, ये इनडायरेक्ट कोटेशन है, ये इनडायरेक्ट है, तो यहां पर बाय हाई सेल लो में जाना है। और बाय हाई, ये बाय हाई हो गया, ये हाई हो गया, मतलब ये हाई है, सेल लो है, ये जो 20 है ये हम लोग को सेलिंग रेट पकड़ना है, और सेलिंग रेट यहां पर लो होता है क्योंकि हम लोग को इनडायरेक्ट कोटेशन में जाना है। तो यहां पर देखिए ये जो रेट यहां पर आपको दिख रहा है, ये आपको यही दिख रहा है 80.20, ये आपको 80.20 दिख रहा है, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, समझ में नहीं आने से मैं फिर से आपसे रिपीट कर रहा हूं कि आप प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको फिर से समझाऊंगा। इनडायरेक्ट कोटेशन में आपको बाय हाई सेल लो में चलना है। तो यहां पर जो हम लोग देख रहे हैं इस दोनों के केस में बाय हाई ये वाला है और सेल लो ये वाला है, और यहां हम लोग देख रहे हैं कि अपने को टीटी सेलिंग रेट पकड़ना है। तो सेलिंग रेट हम लोग 80.20 को पकड़ेंगे, वो केवल हम लोग यूएसडी जेपीवाई के कंसेप्ट में चलेंगे, क्योंकि केवल यूएसडी जेपीवाई इनडायरेक्ट है, लेकिन जो यूएसडी आईएनआर है वो डायरेक्ट है। 61.25, 61.26, इस केस में हम लोग जब बाय हाई और सेल लो चलते हैं तो यहां पर जो बाय लो सेल हाई चलते हैं, तो सेल हाई के केस में हम लोग 61.26 लिए हुए हैं, ये आ गया, इनटू 100 कर दिए क्योंकि हम लोग 100 जैपनीज वाई ले रहे हैं। इसको आपको सिंपली डिवाइड, क्योंकि क्रॉस रेट में आपको इसको डिवाइड कर देना दूसरे करेंसी से, तो इसको डिवाइड करने के बाद में जो आपके पास में आईएनआर आएगा, आईएनआर 76.3840 आया, ठीक है, ये हो गया। अब अपने को इसके ऊपर में, क्योंकि ये इंपोर्ट इनवॉइस है, तो यहां पर मार्जिन आपका प्लस हो जाना है, क्योंकि इंपोर्ट के केस हम लोग क्या देखते हैं, बाय हाई सेल लो। तो बाय हाई जब होगा तो यहां पर मार्जिन को और हाई बनाएगा बैंक, मार्जिन को ऐड करेगा, तो ये 0.15% आपका आ जाएगा 0.1146। जब अपने को इससे ऐड कर देते हैं तो अपने पास आ जा रहा है 76.4986, ठीक है, 76.4986।
अब यहाँ पे क्या है, ये 100 जैपनीज येन का रेट आया है 76.4986, क्योंकि हम लोग यहाँ 100 जैपनीज येन पकड़े थे। तो अभी क्या है कि अपने को टोटल इसको 10 मिलियन जैपनीज येन रिमिट करना है। तो 10 मिलियन जैपनीज येन का इक्विवेलेंट अमाउंट कितना हो जाएगा, 76.4975, क्योंकि ये 86 है, इसको इसका नियरेस्ट मल्टीपल 0.25 का मल्टीपल में ले जाने का मतलब कि हम इसको 86 को 75 में ले जाएंगे, क्योंकि अगर हम इसमें 14 ऐड करेंगे तब ये नेक्स्ट वाले में जाएगा, लेकिन अगर इसमें 11 माइनस कर देते हैं तो ये 75 में आ जाएगा। हम इसको 11 माइनस कर 75 में लेते हैं, इसमें हम 10 मिलियन इसमें मल्टीप्लाई कर दिए और इससे 100 को डिवाइड कर दिए, क्योंकि ये 100 का वैल्यू है। तो ये हमारा जो टोटल निकला 76,49,750, ये INR, ये आपका इज टू बी डेबिटेड टू मिस्टर एक्स अकाउंट। मिस्टर एक्स के अकाउंट से 76,49,750 रुपये डेबिट होना है। ये अभी तक हम लोगों ने देखा कि एक्सपोर्ट बिल से रिलेटेड जो आपके पास में अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसको कैसे देख सकते हो। मार्जिन का कंसेप्ट क्या होता है, प्रीमियम को कहां पर लगाना है, पहले मार्जिन लगना है या पहले प्रीमियम लगना है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी एक्सपोर्ट का कोई बिल आ रहा है, मार्जिन है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, प्रीमियम भी अगर वहां पर है, तो पहले आपको मार्जिन यहां पर उसको अप्लाई करना है। पहले मार्जिन आपको अप्लाई कर देना है, उसके बाद में प्रीमियम लेना है, अगर एक्सपोर्ट का केस है। यही अगर इंपोर्ट का केस रहेगा तो पहले आपको प्रीमियम लेना है, फिर आपको मार्जिन लोड करना है। ध्यान दीजिएगा इस चीज में, ठीक है, क्योंकि बैंक हमेशा हर बार आप ध्यान दीजिएगा कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना चाहता है। ये हम लोगों ने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा जो फॉरेक्स से रिलेटेड है। आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल स्टडी विथ राहुल मुंशी को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने कलीग्स को, अपने फ्रेंड्स को बताइए जो JIB CIB के एग्जाम के लिए अपेयर कर रहे हैं, अपने बैंकिंग कलीग्स को बताइए। और इस तरह का वीडियो हम लोग अभी हमारे आने वाले टाइम में भी और भी लेकर के आएंगे। तो बने रहिए और हमारे चैनल के साथ में, और अपने घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।